बिल्कुल। नमस्कार। आप देख रहे हैं नोएडा खबर और मैं हूं विनोद शर्मा। आओ यमुना पर बात करें। यमुना दिल्ली एनसीआर की जीवनदायिनी है और उत्तर भारत में यमुनोत्री से लेकर संगम में प्रयागराज से मिलने तक लगभग 1400 किलोमीटर के इस सफर में यमुना ने वो सभ्यता देखी है जिसने मानव का विकास किया है। और आज हम देखते हैं कि वह यमुना जो देश की राजधानी से सटकर बहती है, उस यमुना का हाल जो इस समय है वह गंभीर और चिंताजनक है। मैं जानता हूं 1976 में मेरी उम्र 11 साल रही होगी और उस समय नोएडा के निकट, क्योंकि नोएडा बसा नहीं था, उस समय मैंने यमुना का नीला पानी देखा था। और उस पानी में जब बिल्कुल। सिक्का डालते थे तो वह सिक्का दिखाई देता था। तो इसलिए कालिंदी यमुना नदी को कहा जाता था। सांवली उसकी सूरत जो बताया जाता है कि यमुना एकदम नीला पानी उसका। और याद आता है श्री कृष्ण का वो कालिया नाग का, उसको नाथने की जरूरत क्यों पड़ी। वो एक बेसिकली हमारे सबको संदेश था कि यमुना के जल में कालिया नाग विष फैलाता था और उस विष के फैलाने से बच्चे भी डरते थे यमुना में जाने से, उनके लिए खतरा था। और यमुना नदी का प्रदूषण इतना बढ़ गया था कि उससे जीव जंतु और पशु पक्षी सब लोगों का जीवन खतरे में आ गया था। आज स्थिति वही है कि कृष्ण को फिर अवतार लेने की जरूरत है। और कृष्ण के उस अवतार ने संदेश दिया कि हम सब मिलकर, क्योंकि हम अ, एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहां हम मिलकर सुधार सकते हैं। और सुधारने में जो जो हाथ लगे हैं उन सब में आज मैं परिचय करा रहा हूं आप लोगों का ऐसे दो शख्स से जो इस काम में लगे हैं। हमारे साथ हैं सचिन गुप्ता जी, जो वाईएसएस फाउंडेशन यानी यमुना बचाओ एक अभियान में लगे हुए हैं। और विशेष रूप से उनकी नजर रहती है कि यमुना नदी को इतना सुंदर बनाया जाए, इतना स्वच्छ बनाया जाए कि आम आदमी उसमें न केवल नहाए बल्कि यमुना के किनारे ऐसे स्थल विकसित हों जो जीवन के लिए जरूरी हैं, चाहे जंगल हो, चाहे हरियाली हो और नदी का पानी नीला हो। इनके साथ साथ हमारे साथ जुड़े हैं पंकज जी, जो अर्थ वॉरियर के प्रेसिडेंट हैं। मैं आप दोनों का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज आपको छठी का पर्व शुरू हो चुका है, छठ का, जिसमें सब लोग, मुझे लगता है कि दिल्ली और एनसीआर में लगभग कई लाख लोग इस समय यमुना के किनारे आने बिल्कुल। को आतुर हैं। और वो यमुना नदी में खड़े होकर छठी मैया की पूजा करते हैं और उनका आश्रय जल से है और नदी सभ्यताओं का को जन्म देती है। मेरा यह मानना है कि यदि हमारे देश में जो नदियां हैं वो सबसे बड़ी समृद्धशाली संपत्ति है हमारी। एक उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहूंगा कि गंगा नदी जो गंगोत्री से निकलकर गंगा सागर तक जाती है, उसमें अगर एक साल में 20 करोड़ लोग भी गंगा स्नान करते होंगे और एक आदमी भी 5,000 रुपये खर्च करता है, तो जो इकोनॉमी वहां से लोगों को पर्यटन के रूप में और गंगा के प्रति स्नेह के रूप में मिलती है, उससे न जाने कितने करोड़ों लोगों की रोजी रोटी चलती है। और सोचिए अगर गंगा न रही या यमुना न रही तो क्या होगा उसके आसपास रहने वालों का। आज इसी गंभीर मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए मैं सबसे पहले पंकज जी से बात करूंगा। पंकज जी, आप बहुत करीब से यमुना नदी पर नजर रख रहे हैं। आप बताइए जो आज यमुना की स्थिति है उसके लिए क्या, कौन सी परिस्थिति जिम्मेदार है और उनका समाधान कैसे हो सकता है, पंकज जी। सर देखिए, यमुना की अगर हम बात करें तो सबसे पहला है कि हमारा जो वेस्ट वाटर है हम जी। उसको मैनेज नहीं कर पाए। जी। दिल्ली का अभी अगर हम बात करें तो लगभग 400 करोड़ लीटर हर दिन का वेस्ट वाटर जनरेशन है। और ये 400 करोड़ लीटर वेस्ट वाटर अगर हम प्रॉपर ट्रीट करते तो यमुना की हालत बेहतर होती जैसी है उससे। पर हो ये रहा है ग्राउंड पे कि अभी दिल्ली में टोटल से 37 एसटीपी वर्किंग कंडीशन में है। उनमें हम्म। से 17 सिर्फ वर्क कर रहे हैं, बाकी के जो एसटीपीज है वो अपग्रेड हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये स्थिति देख रहे हैं। उनके साथ साथ जो पड़ोसी राज्य है उनके भी
वेस्ट वाटर आ रहे हैं और यमुना को इस हाल पे पहुंचा रहे हैं। और हम्म, आपने बहुत अच्छी बात कही सर कि इतना ज्यादा जो है पर्यटन से जो है गंगा जी के मतलब देश को लाभ होता है और लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार भी मिलता है। और अगर हम लोग बात करते हैं यमुना की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पोल्यूशन आता है, पर अभी भी अगर यमुना में यमुनोत्री का आप अगर वाटर क्वालिटी देखेंगे तो वो ए कैटेगरी का है। आप यमुनोत्री में यमुना जी का जल पी सकते हैं, आचमन योग्य है। वही यमुना जो है पल्ला आते आते नहाने योग्य हो जाती है और दिल्ली आते आते किसी योग्य नहीं रहती। पल्ला में दिल्ली में एंटर होती है तभी ठीक ठाक है, बट जब वहां से वजीराबाद डैम के बाद यमुना का जल किसी योग्य नहीं बचता है। जी सर। तो जो पल्ला से लेकर और ओखला तक हम क्योंकि बात करें, एक ये जो जितना बड़ा दायरा है, मेरे ख्याल 17 किलोमीटर है। तो इसमें 2002 में पहली बार यमुना एक्शन प्लान बना था, वो आगरा तक के लिए था। और यमुना एक्शन प्लान में करोड़ों रुपए खर्च हो चुके, उसके बाद भी यही स्थिति है। ऐसा कहाँ चूक हुई है? क्योंकि एनजीटी भी नजर रखे हुए है, पर्यावरण मंत्रालय भी नजर रखे हुए है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी रखे हुए है। ऐसा कहाँ है चूक? क्या सरकारी मशीनरी फेल हो गई है, या हमारा जो लोगों के प्रति जो जागरूकता जो पैदा की गई, या कहीं ना कहीं सरकारी सिस्टम में यमुना को समाप्त करने की कोशिश की गई है? जी पंकज जी। सर देखिए, अगर हम दूरी की बात करें तो पल्ला से लेके ओखला बैराज लगभग यमुना दिल्ली में 54 किलोमीटर में बहती है टोटल से। हम्म। जब पल्ला में यमुना जी एंटर होती है तो वहां से आती है वजीराबाद डैम। वहां से ये हम्म। करते हैं, अब मैं आपको प्रॉब्लम की जड़ बताता हूँ। जी जी। वहां से पानी उठाते हैं, डब्ल्यूटीपी पे ले जाते हैं, फिर दिल्ली के लोगों के इस्तेमाल के लिए। अब हम्म। वजीराबाद डैम पे क्या करते हैं, इन्होंने यमुना का पानी रोक लिया। अब जितना हम्म। पानी है उसका लगभग सिर्फ 5% पानी वहां से फ्लो होता है हम्म। वजीराबाद डैम के नीचे। अब हम्म। वजीराबाद डैम के बाद जो है जितने भी सीवेजेस हैं, ट्रीटेड अनट्रीटेड फैक्ट्री इफ्लुएंट घर के वेस्ट वाटर सारे उसमें डाले जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप यमुना की स्थिति ये देखिए हम फेल कहाँ हुए। यमुना एक्शन प्लान 1993 में आया, जापान हम्म। इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी जो है हम्म। उनकी मदद से ये लाया गया और हमने हजारों करोड़ खर्च कर दिए हैं। यमुना एक्शन प्लान फर्स्ट खत्म हुआ, यमुना एक्शन प्लान सेकंड भी खत्म हो गया, अब हम लोग यमुना एक्शन प्लान थर्ड में है। अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। जो एशिया की सबसे बड़ी एसटीपी जो दिल्ली में बन रही है, 564 MLD जिसकी कैपेसिटी है, वो दिसंबर 2022 में बन के तैयार हो जाना चाहिए। पर हम लोग अभी जो है नवंबर 2024 में है, अभी तक वो जो है रेडी नहीं हुआ है। तो अगर हम सीरियस होते तो इतनी आप यमुना पे हम बात कर रहे हैं, आपने एसटीपी ही कंप्लीट नहीं की। देखिए एक सिंपल सा बात है, नदी साफ कैसे होगी कि नदी को नदी में नदी का पानी रहे। पर आप हम्म। ये करें, एक तो आपने पानी को रोक दिया वजीराबाद डैम पे, आप 5% से भी कम पानी जो है वहां से यमुना का फ्लो कर रहे हैं। उसके बाद सीवेजेस डाल रहे हैं, वो भी अनट्रीटेड डाल रहे हैं। अगर हम ट्रीट करके डालते, देखिए अब एक चीज समझाना चाहूंगा, ट्रीट और अनट्रीट में क्या फर्क होता है। जब जो घर से जो वेस्ट वाटर जाता है एसटीपी पे, तो जब इनलेट होता है वहां पे उसकी बीओडी लगभग 150-200 होती है। अब जब वो हम्म। ट्रीट होता है, जो पॉलिसी है सीपीसीबी की, उसकी बीओडी 10 mg/लीटर हो जाना चाहिए। पर हम्म। जैसे ही अब हो ये रहा है कि ज्यादातर एसटीपी काम नहीं कर रही, तो उसकी वजह से जो बीओडी है यमुना की, वो जो है अभी आप ओखला बैराज पे देखेंगे अक्टूबर मंथ का 29 mg/लीटर। और पीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया जो इंसान और जानवरों के मल में पाया जाता है बैक्टीरिया, वो अभी 18 लाख MPN/100 ml है। तो अगर इस तरीके से अगर हम अपने वेस्ट वाटर को अगर मैनेज नहीं करेंगे तो यमुना स्वच्छ नहीं होने वाली है। और सरकार की पूरी मशीनरी पूरी तरीके से फेल है यमुना के हम्म। पोल्यूशन को टैकल करने में। हम्म। अभी पिछले दिनों राजनीति भी हुई इस मुद्दे पर, और पिछले मेरे ख्याल से 2020-21 से दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं डुबकी लगाऊंगा और 2025 तक चुनाव से पहले मैं पूरी यमुना साफ कर दूंगा। और उसको देखते हुए इस बार वो भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने डुबकी लगाई और बीमार हो गए। तो जो ये वादे हैं इन पर किसी तरह का वो जो कहा जाता है उस पर किसी तरह का कोई मॉनिटरिंग नहीं है। जैसे वही जैसे आईएएस अफसर को तो सजा सुनाई दी जाती है, लेकिन जो जिम्मेदार संवैधानिक पद पर बैठे लोग हैं उनके लिए इस पे कोई किस तरह का पेनल्टी नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने इतनी बारीकी से इस बात को देखा है। और इसका एक चीज और पहलू है पंकज जी, आप ही के साथ मैं पे आ रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं सचिन जी के पास आऊंगा। एक पहलू और है कि इसके नहाने के बाद या इसके पीने के बाद
बहुत सारी बीमारियां दिल्ली और एनसीआर के लोगों को हो रही हैं। और एक बहुत बड़ा मुद्दा मैं बताऊं कि मैं दिल्ली के देखता हूँ, शाहदरा ड्रेन आ रहा है दिल्ली से, जो नोएडा में ओखला बैराज के पास आके गिरता है। इसमें जो नाला है, तमाम जो नाला सीधे के सीधे बिना ट्रीट के हुआ आता, चिल्ले में जो बनाया गया है वो बहुत कम कैपेसिटी का है। जरूरत मान लिया सपोज जी करो वहाँ 300 कैपेसिटी की है एमएलडी की, और बना दिया वहाँ 90 एमएलडी का, और बाकी जो 210 है वो सीधा बहाया जा रहा है और वो सीधा आ रहा है। उसका असर ये पड़ा है कि यमुना इसके नाले के किनारे फिल्म सिटी है बाकायदा, और इलेक्ट्रॉनिक वीआईपी सेक्टर है सारे, तो उनमें जितने भी इक्विपमेंट लगे हैं इलेक्ट्रॉनिक, वो सब के सब खराब हो गए। ये एक इशारा, जब उस पर असर, लोहे पे असर पड़ सकता है, तो आम आदमी के शरीर पे क्या असर पड़ रहा होगा। बिल्कुल। ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि जो है ना इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स खराब हो रहे हैं तो लोगों के शरीर पे असर क्या पड़ रहा होगा। ये हम आप समझ रहे हैं, पर हमारे देश के नेता जो है, हमारे देश के शीर्ष पे जो लोग बैठे हुए हैं, वो ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है कि जो एसीज लगे हुए हैं उनके साथ साथ जो दूसरे मशीन्स लगे हुए हैं, मुझे भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे मशीन्स खराब हो रहे हैं। सहादरा ड्रेन का अगर आप वाटर क्वालिटी देखेंगे, अक्टूबर मंथ का जो आया है उसकी बीओडी 100 mg पर लीटर है। किसी भी ड्रेन का बीओडी 30 mg पर लीटर होना चाहिए गाइडलाइंस के हिसाब से, पर 100 है, 3 गुना ज्यादा है। अब वो पानी यमुना में जाके मिल रही है तो यमुना तो पोल्यूट होगी। देखिए नदी को अगर हम साफ करना चाहते तो हमें देखना होगा हमारे घर के बगल का नाला साफ है कि नहीं, क्योंकि आपका जितना भी नाला है वो तो जा रहा है नदी में ही। हम अपने घर के नाले ही नहीं, अपने आसपास के नाले ही नहीं साफ कर पा रहे तो नदी कहाँ से साफ होगी। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि हम यमुना यमुना बात करने के बजाय हम देखें कि हमारे कितने ड्रेन्स जो है अच्छे हैं। अगर मैं एक आंकड़ा बताऊं, 2019 अगर आप अक्टूबर नवंबर का डेटा देखेंगे तो दिल्ली के टोटल ड्रेन्स में से 5 ड्रेन वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया जो है वो फॉलो कर रही थी। आज 2019 का जो डेटा, 2024 नवंबर का जो डेटा आया है वो आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा सिर्फ एक भी नहीं है ऐसा नाला जो वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है। सारे नाले जो है वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड के अब बह रहा है। किसी का हम्म, भी बीओडी 30 के नीचे नहीं है, किसी का भी सीओडी जो है 250 के नीचे नहीं है। अगर हम्म, हम यमुना एक्शन प्लान थर्ड आया था कि हम ओखला और रिठाला इन दो जगह के जो सीवेजेस है उनको प्रॉपर ट्रीट करेंगे। जो आप देख रहे हैं जो सहादरा ड्रेन आ रहा है उसमें सारा ओखला का सारा वेस्ट वाटर जा रहा है। यमुना हम्म, एक्शन प्लान का यही था कि ओखला के हम सारे सीवेजेस को ट्रीट करेंगे, बट क्यों नहीं हो पा रहा। अभी भी सहादरा ड्रेन सबसे पोल्यूटेड है दिल्ली में। यमुना एक्शन हम्म, प्लान थर्ड का यही ड्रेन एक मेन मुद्दा था, पर हम नहीं कर पाए। तो ये एक हम्म, सवाल बनता है। बात यह है कि एक चीज टेक्निकलिटी लोगों को नहीं पता है तो हम सवाल जवाब नहीं कर पाते हैं लोगों से। तो हम्म, नेता बच जाते हैं और अपने देश में ये है कि एक दूसरे पे आरोप लगा के भी हम बच बच रहे हैं। हम्म, जी सर। बिल्कुल। मैं एनसीआर का मास्टर प्लान देख रहा था, और उसमें ये प्रावधान था कि जो दिल्ली में एंट्री से पहले यमुना का पानी पीने के लिए नजफगढ़ के पीछे एक झील में ले जाया जाएगा, और वो स्टोरेज के रूप में रहेगा। और बरसात के दिनों का पानी भी वहाँ इकट्ठा होगा, और जब भी गर्मी में जरूरत पड़ेगी तो उस पानी का हम यूज करेंगे, उससे वाटर लेवल भी बढ़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस पानी का कोई ना तो वहाँ झील बन पाई है, ना कोई इस पर कोई काम हो पाया। ये तो पीने के पानी की बात है। इसी तरीके से शायद नजफगढ़ के नाले को भी वहाँ पे साफ करने की कोशिश की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली के बीचों बीच से निकलने वाली यमुना नदी अगर प्रदूषित रहेगी, तो दिल्ली का भविष्य, क्योंकि दिल्ली हर नदी के किनारे जो शहर है वो उसकी सभ्यता वहाँ विकसित होती है। बिल्कुल। अगर यमुना नदी न रही तो क्या होगा, ये बड़ी बात है। और इस मुद्दे पर मैं सचिन जी के पास आऊंगा। सचिन जी, आपको सबसे पहले तो आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये पूछना नमस्कार सर। चाहता हूँ कि क्या आपने हर संडे को यमुना नदी पे सफाई करने के लिए विशेष लोगों को लगाया है, और एक टीम काम करती जी है जो जागरूकता का काम करती है, और उसके साथ साथ आपके अभियान में गौतम बुद्ध के जिलाधिकारी भी शामिल हुए, और कई जी जो पर्यावरण विशेषज्ञ भी शामिल रहते हैं। आप इतने दिन से जी। यमुना नदी साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगा कि कितना प्रयास सफल हो पाया है, और सरकारी मशीनरी कहाँ फेल है, सचिन जी। नमस्कार जी। प्रयास तो हमने काफी किया है और चीजें चेंजेस भी हुई हैं। हम्म, बट हम जो घाटों पे तो हम काफी चीजें चेंजेस हो चुका है, बट जो नदी की गंदगी का क्या, क्योंकि हम्म, नदी की वो जो गंदगी है उसके लिए तो जो सरकारी मशीनरी है वो ध्यान ही नहीं दे रही है। हम बात हम्म, करते हैं यमुना की गंदी होने की, बट हम कभी भी जड़ पे तो काम ही नहीं कर पा रहे हैं। कि जो हम्म, मेन जो ड्रेन्स आ रही हैं जो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड वही बाहर ही है। सबसे हम्म, बड़ा इशू आता है एसटीपीज का।
एसटीपीज प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो वो रिपोर्ट जो दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अपनी रिपोर्ट दे रहा है और जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं उसमें दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हम्म, क्योंकि जो होना चाहिए, जैसे आप खुद देखते हैं कि जो पल्ला, जो यही हमने पल्ला से एंट्री करने के टाइम में एक प्रकृति का स्रोत जो नदी रियली माँ जिसे कहते हैं वो तो होती है, बट दिल्ली वालों के सहयोग से इतनी बड़ी गंदी हो जाती है वो, कि वो नाले के रूप में कालिंदी कुंज आते आते वो नाला बन जाती है पूरा। और कालिंदी कुंज से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे 2-3 किलोमीटर आगे, जब इसमें असगर वाले जो स्टील प्लांट्स है, वहाँ सादरा और दुगलकाबाद ड्रेन मिलने के बाद इतनी ज्यादा रासायनिक हो जाती है कि आप लोग उसमें हाथ भी नहीं रख सकते हैं। जो एक बैक्टीरिया होता है फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया, जो एमपीएन जिसकी जो मात्रा होती है एमपीएन में 100 ml में नापी जाती है, जो 79 लाख प्रति 100 ml है। आप सोच सकते हैं ये दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है, तो आम जन पे क्या होगा सर, क्योंकि ये वो बैक्टीरिया है जो शरीर में रोग उत्पन्न करता है। इसके अलावा आचमन से लेके पेट की गैस्ट्रिक की बीमारी और बहुत सारी त्वचा रोग, स्किन इन्फेक्शन, आंखों में एलर्जी, यहाँ तक कि किडनी इफेक्टेड हो जा रही। आप देख सकते हैं दिल्ली के आसपास की जितनी भी बेल्ट है, जितने भी 70% से ज्यादा लोग अनहेल्दी है। आप कोई सी भी उनकी लैब रिपोर्ट टेस्ट कराएंगे तो प्रॉपर उनको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम जरूर मिलेगी। और आज से आप 15-20 साल पहले, 25 साल पहले जाएंगे तो यमुना की स्थिति इतनी अच्छी थी, हम लोग जाते थे यमुना में डायरेक्टली गड्ढे खोदते थे और बिल्कुल साफ और स्वच्छ पानी था। आपने देखा भी होगा यमुना में ना पहले रेतों में ना एक चमक सी होती थी अभ्रक टाइप में, आजकल वो रेतों में दूर दूर तक वो दिखेगी नहीं रेत पे कहीं भी। तो स्थिति तो बद से बदतर होती चली जा रही है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो आम जन है, आम जन फ्री की सुविधाएं तो चाहता है, बट जो अपनी सुविधाओं की, जो उसको सच में जो चीजों की जरूरत होती है, निर्मल जल की, शुद्ध हवा की, हरा भरा पर्यावरण की, तो इसके लिए वो बात ही नहीं करता है सरकार से। और जिसकी वजह से दिल्ली की आबो हवा आप देख ही रहे हैं कि कितने बड़े बड़े लैंडफिल बनते चले जा रहे हैं। यमुना की स्थिति आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय राजधानी में यमुना होते हुए भी आपको जो पानी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, गंगा नहर के ऊपर या फिर भूजल के ऊपर। और जो गंगा नहर से जिस दिन पानी नहीं आता है, पूरी दिल्ली में हाहाकार मच जाता है और टैंकर माफिया जो है वो पूरी दिल्ली में बहुत हावी हो जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं अभी कालिंदी कुंज घाट पे जो स्थिति है, अब दिल्ली जो सरकार है वो हजारों करोड़ रुपए वेस्ट कर रही है, जबकि उस घाट पे कोई भी पूजन नहीं हो रहा। उस झाग को हटा के क्या फायदा, क्योंकि नदी तो तभी भी उतनी रासायनिक रहेगी। नदी का केमिकल जो है, नदी की स्थिति तो जस की तस है, बस आप ये है कि बस एक जो व्हाइट कलर की जो सफेद लेयर है वो हटा सकते हैं। नहीं, झाग क्यों इस बन रहे हैं? झाग क्यों बन रहे हैं? सरकार इस पर विचार कर रहे हैं ना। जैसे पराली के मुद्दे पर बात हो रही थी और पराली को लेकर ये कह रहे थे भाई किसान जला रहे हैं, किसान जला रहे हैं, और उसका समाधान ढूंढा। किसी ने कहा कि हम केमिकल छिड़क के पराली को खेतों में छिड़क रहे हैं तो दवा हो गई। और उसके बाद जब कंट्रोल हुआ, थोड़ा सा सख्ती हुई, तो बहुत सारे किसान ये कहने लगे हम तो बेचते हैं, हमारी तो खरीद खरीद फरोख्त होती है। तो क्यों नहीं उसका स्थायी समाधान होता? हर बार ये जो सफेद झाग बन रहे हैं वो बन क्यों रहे हैं? इसका समाधान होना चाहिए ना। इस पर क्या विचार होता है? कभी इस पर चर्चा होती झाग है? बनने का सबसे बड़ा कारण तो ये होता है, जब बरसात का टाइम होता है उसके बाद तो जो पानी का फ्लो होता है तो बहुत अच्छा होता है पानी का फ्लो। जैसे जैसे बरसात खत्म होती है, जो पानी का फ्लो जो पीछे से चलने वाला था वो बहुत कम होना शुरू हो जाता है। हम्म, क्योंकि एक सबसे बड़ा कारण भाव का ना होना भी झाग बनने का कारण है। दूसरा हम्म, एक फॉस्फेट जो होता है, जो फास्फोरस बोलते हैं जिसे, हम्म, उसकी पानी की मात्रा 1 लीटर में 2 mg से ऊपर होती है, तो हम्म, झाग बनना वहां से शुरुआत होती है। इसके हम्म, अलावा सिर्फ ये फॉस्फेट नहीं, बहुत सारे ऐसे रसायन हैं जो मिलकर झाग में निर्माण करते हैं। हम्म, हम्म। आप लोगों की मीटिंग भी होती है दिल्ली सरकार के अधिकारियों से, यहाँ पे दिल्ली जिला प्रशासन गौतम बुद्ध नगर में भी। तो क्या समाधान आप लोगों ने सुझाए हैं जिस पर कोई काम, जैसे आपने बताया कि भी कुछ काम हुए भी हैं, क्या हुआ काम ऐसा? देखो हम लोग कोशिश करते हैं कि अवेयरनेस काम से जनता को कनेक्ट करने के लिए, यूथ हम्म, कनेक्टेड करने के लिए, कि आपको अपने भविष्य की चिंता होनी। बट हम्म, आजकल लोग क्या होता है, वो आम जन को बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। सबसे बड़ी जो कमी है, सरकार को जो हमारे जो पैसे होते हैं हजारों करोड़ रुपए जो टैक्स के रूप में हम देते हैं, जिनको सुविधाएं उनको देनी चाहिए वो नहीं देती हैं। हम्म, दूसरा सबसे बड़ा इशू ये आता है, जो आम जन की जो भागीदारी होती है वो अपनी नहीं निभाते हैं, हम्म, अपने सवाल नहीं क्रिएट करते। क्योंकि देखो सरकारें से तभी चीजें देंगी जब आप मांगेंगे, डिमांड कोई करना नहीं चाहता। लोग सिर्फ अपनी जो विकास की धुन में इतने आगे बढ़ चुके हैं, विनाश उनको नहीं दिखता है। प्रकृति के स्रोत धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। जो आज से 20 साल पहले की जो लाइफ स्टाइल थी वो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। हम्म। अच्छा, एक चीज और है पंकज जी, मैं आपसे बात करूं। जैसे दिल्ली एनसीआर में विकास हो रहा है और डेवलपमेंट में जो वाटर लेवल खत्म हो रहे हैं, जो नीचे का ग्राउंड लेवल है उसको खतरा पैदा हुआ। जैसे उदाहरण के रूप में मैं बताऊं कि दिल्ली में बिल्कुल जैसे नोएडा ओखला में आते हैं तो यहाँ पर
एनसीआर की सबसे ऊंची बिल्डिंग सुपरनोवा बन रही है। उस बिल्डिंग को बनाने के लिए जितनी ऊंची गई है उसकी नीचे उतना ही गहराई से वो खोदा गया है, तो भूजल वहां का खराब 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 हो गया, खत्म हो गया। तो जो एफआईआर दिया जा रहा है और बिना मतलब किसी भी ऊंचाई तक बिल्डिंग बनाई जा रही है, उस वाटर लेवल को भी बचाना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और अगर वो उस तरीके से नष्ट होता गया और साथ में ये जल प्रदूषित होता गया, तो पीने के पानी का संकट तो वैसे ही ज्यादा हो जाएगा। तो इन दोनों चीजों पर भी तो विचार होना चाहिए कि जो प्लान है, जो बिल्डिंग प्लान है, उन प्लान में संशोधन हो और इतनी हाई राइज बिल्डिंग ना हो, ताकि हमें कल को पीने के पानी के लिए भी तरसना पड़े। पंकज जी। सर जो है ना 2018 में जो हमारा नीति आयोग है उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी कि हम्म 2030 तक भारत के जो 60% पॉपुलेशन है उनको हम्म पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलेगा। हम्म उसके पीछे का कारण यही है कि हम अपने जो ग्राउंड वाटर है उनको खत्म कर रहे हैं, उनके हम्म साथ साथ जो हमारे जल स्रोत है, नदी है, तालाब है, कुएं है, उनको भी हम खत्म कर रहे हम्म हैं। नीति आयोग ने कहा उसमें कि हम इसके लिए अपने जल स्रोतों को बचाएंगे। तो हम्म आप जल स्रोतों को बचाने के लिए क्या करना है, तो हम ये कि हमारा जो वेस्ट वाटर है हम उनको मैनेज करेंगे प्रॉपर। बट देखिए बातें हो रही है, प्लानिंग कमीशन में ये बात हुई कि चलिए इन पे प्लान करेंगे। अब दिल्ली की अगर हम पर्टिकुलरली बात कर लूं तो दिल्ली में कहा गया था कि जून 2024 तक जो है दिल्ली का जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कैपेसिटी होगी वो 964 MGD होगी। आपको हम्म पता है अभी करंट में हम लोग नवंबर में है, अभी 359.4 MGD ये कैपेसिटी है। मतलब जितना कहा गया था उससे लगभग 35% ही हुआ है। अभी भी हम जो है 60% पीछे है हम्म लगभग। तो अब मानिए कि अब देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमने यमुना से पानी तो एक्सट्रैक्ट कर लिया जो पीने के लिए है। हम्म अब एक चीज यहाँ पे हमें समझना होगा कि हमें हर काम के लिए फ्रेश वाटर नहीं चाहिए। अब हम्म हमारा जो वेस्ट वाटर है हम अगर उसको प्रॉपर ट्रीट करें, प्रॉपर ट्रीट करके अगर हम रीयूज करें दूसरे कामों के लिए, जैसे हमारी कृषि हो गई, हॉर्टिकल्चर हो गया, हमें गाड़ी धोनी है या कुछ और काम करना है, तो उन कामों के लिए अगर हम अपने ट्रीटेड वेस्ट वाटर डालें तो इससे क्या होगा कि हमारे नदी पे इम्पैक्ट कम पड़ेगा, ग्राउंड वाटर भी बचेगा, और जो हमारा वेस्ट वाटर यमुना में जाके पोल्यूट कर रहा है वो भी कम होगा। ये सारी पॉलिसी में है। अगर आप जो है ये जो पॉलिसी है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में ही ये बोला गया था कि सारी एसटीपी जो है अपना वेस्ट वाटर ट्रीट करके रीयूज करेगी। पर रीयूज 10% भी रीयूज नहीं हो रहा है। ज्यादातर जो एसटीपीज है वो सारे नाले पहले में। तो ट्रीट ही नहीं कर रहे, मतलब आधे से ज्यादा सीवेज बाईपास किया जा रहा है और वो नदियों में जा रहा है, नदी पोल्यूट हो रही है, उनके साथ साथ रीयूज की तो बात ही छोड़ दीजिए। और जो काम अभी तक कहा गया था 2015 में पॉलिसी दी गई थी कि जो एसटीपी होंगे उनके ट्रीटेड वेस्ट की क्वालिटी 10 BOD 10 TSS होना चाहिए। देश में अभी भी जो है 10% एसटीपी भी 10 BOD 10 TSS पे काम नहीं कर रही है। 9 साल पॉलिसी आए हुए हो गए, अभी तक सरकारें क्या कर रही है। तो हम्म एक चीज है कि देखिए हम सीरियस नहीं है, हमें सब कुछ पता है, सभी अथॉरिटीज को पता है, कोर्ट को पता है, गवर्नमेंट को पता है, पर हम इनको अभी तक इस मुद्दे के लिए सेंसिटिव नहीं हुए। जब तक हम संवेदनशील नहीं होंगे कि हमें अपने ग्राउंड वाटर को बचाना है, हमें नदी जो हमारा वाटर सोर्स है उनको बचाना है, तालाबों को बचाना है, तब तक नहीं होगा। बट हम सोचेंगे कि हम कर लेंगे, चलता है एटीट्यूड, तो फिर यही हाल रहेगा जो आप देख रहे हैं यमुना का बिल्कुल बिल्कुल। सब। देखिए रहीम कब हुए थे, उन्होंने उस समय भी चेताया था कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। और उसके बाद भी हम लोग नहीं समझ पाए हैं। और आज जब हम देखते हैं कि मैं बताऊं आपको, 1975-77 के आसपास मैंने दिल्ली एनसीआर में ऐसे गांव देखे हैं जहाँ पे कुएं थे, कुएं से ही पानी भरते थे और पानी लबालब भरे हुए थे कुएं। और मैंने गांवों में एक ऐसे घर भी देखे जहाँ घर के अंदर की महिलाएं एक अलग कुएं का इस्तेमाल करती थी, और बाहर के लोग घर में ही, बाहर के लोग एक अलग कुएं का इस्तेमाल करते थे, यानी घर में ही दो दो कुएं थे। तो पहले पानी की प्रचुरता इतनी ज्यादा थी, लेवल भी अच्छा था, क्योंकि खेत थे हमारे पास पास। अब सबसे बड़ी एक और प्लानिंग में कमी आई है कि हमने दिल्ली से 70-80-100 किलोमीटर तक सारा एग्रीकल्चर लैंड को समाप्त करने की कोशिश की है, औद्योगिकरण के नाम पे या आवासीय बिल्डरों को बेचने के नाम पे। तो जो हमारे खेत खलियान समाप्त हो गए और उनकी जगह ऊंची ऊंची कंक्रीट की दीवारें, बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं, तो उसके आधार पर अगर हम कह सकते हैं कि पीने के पानी की दिक्कतें
नदी समाप्त हो जाएगी और ये चीजें रहेंगी। पहले झील थी, तालाब थे, पोखर थे, ये सब क्योंकि नए शहर में बस रहे हैं तो इन सब चीजों की जरूरत है नहीं, ना उनको वो प्राथमिकता दी जाती है। तो ऐसे समय में हमारा सबसे प्रमुख उद्देश्य नदी को बचाना ही रहेगा। और नदी को बचाने के लिए कहीं भी अगर हम देश देख सकते हैं, क्योंकि दुनिया भर में हम कहीं देखें कि नदियों को बचाने के लिए लोग क्या क्या प्रयास करते हैं। तो मेरा ये सवाल है पंकज जी आपसे, उसके बाद सचिन जी से, कि नदियों को बचाने के लिए अगर आपने कहीं स्टडी किया है, क्या क्या स्टेप उठाए जाने चाहिए। नदी की देखो, जल की स्वच्छता तो एक अलग बात है, पानी को स्वच्छ रखना है, लेकिन नदी को बचाना भी एक बहुत बड़ी बात है। उसके दोनों तरफ की जमीनें एक्वायर हो रही हैं, अधिग्रहण कर रहे हैं लोग, अवैध कब्जा कर ले रहे हैं, कॉलोनी काट रहे हैं, कॉलोनाइजर कॉलोनी काट देते हैं, अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ ले रहे हैं। और जब नदी समाप्त हो जाती है तो कहा जाता है कि ये यहाँ तक विकसित करेंगे। तो ये जो गंभीर बात है, इस पर चर्चा करने की भी जरूरत है। जी पंकज जी। सर आपकी आवाज मेरे तक अभी नहीं आई, आपकी वॉइस मैं कह रहा था, अब आ रही है मेरी आवाज? नहीं आ रही सर। ये मुझे आ रही है। आ, आ रही है आपको? सचिन जी आपको आ रही है? मुझे तो आ रही है। हाँ, आपके मुझे शायद आ रही है, क्लियर है। आपके शायद माइक में कहीं पंकज जी वो है, कोई ना कोई शायद, क्योंकि एक तरफ आएगी और दूसरी तरफ नहीं आएगी ऐसा। तो चलिए मैं सचिन जी से पूछता हूँ उसके अब आ रही है पंकज जी आपको मेरी आवाज? मैं फिर भी आवाज सर, आ रही मैं आवाज तो आपकी नहीं आई, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, हाँ, आपकी आपकी आवाज आ आ रही रही है मुझे। ओके, मुझे आ रही लगता है। है मेरे ही फोन में कुछ है हाँ इशू। नहीं, आपकी सर आवाज मुझे आ मैं रही है। आपकी, मेरी सॉरी। आपकी आवाज मुझे आ रही है पूरी मैं तरीके से। रिपीट करता हूँ, पंकज भाई, क्वेश्चन में रिपीट करता हूँ कि कैसे हम नदियों को और बेहतर कर सकते हैं, और क्या आम जन का और सरकारों का योगदान हो, जो सच में जो प्रकृति का स्रोत जो नदियां होती थी उसको पहले की तरह हम उसको पहुंचा पाए, किस कैसे उनकी जीवन रेखा हम बदल पाए। नदियों को कैसे बचाया जाए? आवाज आई आपको? हाँ हाँ सर, अब आवाज आ गई। और हाँ, जी, तो जो मैं जो रिपीट कर सर रहा हूँ, मैं दोबारा आप, रिपीट करता हूँ आपको कि नदियों को जी कैसे बचाया जाए, क्योंकि सबसे पहला जरूरत है इस समय नदी को बचाने की। जल प्रदूषण के साथ साथ नदी के दोनों तरफ अतिक्रमण बढ़ रहा है लगातार, और लैंड ग्रेबर उसको कब्जाने की कोशिश में है। तो इस तरह से नदी को कैसे बचाया जाए, इसके क्या समाधान आपने, क्योंकि दुनिया भर में और जगह भी नदियों को बेहतर किया गया है, सुंदर किया गया है। जी। सर, एक तो आपने जो बात कही कि आपने 1975 में तालाबों में पानी देखा था नोएडा में, मैं 2005 में नोएडा आया हूँ। 2005 में चापाकल होता है ना, मैं उसमें से पानी निकाल के पिया हूँ। मैं नोएडा सेक्टर 70 के आसपास रहता हूँ, और यहाँ पे चापे कल चलते थे। आज उसमें अब तो सारे खत्म हो गए, है ही नहीं। तो 20 साल भी नहीं हुए हैं, 17-18 साल पहले तक जो है उसमें पानी थी नोएडा में, मैंने खुद देखा है। मैं तो अभी आया हूँ कुछ दिन पहले। और सर देखिए, अगर नदी को हमारे हमें बचाना है तो एक तो है कि जो अतिक्रमण हो रहे हैं, कि हमारे देश में एक है कि कहीं नहीं जगह मिल जाए तो आप नदी पे आके बस जाइए, ये एटीट्यूड छोड़ना होगा। नदी को नदी का जगह आप रहने दीजिए। जो अतिक्रमण हो रहे हैं चारों बगल, आप गंगा ले लीजिए, यमुना ले लीजिए, सारी नदी का यही हाल है कि आप उन पे अतिक्रमण कर रहे हैं। दूसरा, सरकार क्या करिए, नदी के पानी को रोक के उसको आप मारे जा रहे हैं। किसी भी हम्म। नदी में जो है उसके पानी का कम से कम 50% फ्लो तो होना चाहिए। यमुना में जो है वजीराबाद डैम के बाद 5% यमुना का पानी नहीं है, कैसे यमुना बचेगी? तो नदी में नदी का पानी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर नदी में नदी का पानी नहीं रहेगा तो नदी को आप किसी भी हालत में साफ नहीं कर सकते। तो नदी के जो हम फ्लो को रोक रहे हैं, अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहे हैं प्रकृति को अपने हिसाब से, तो वो बंद करना होगा। और ये जो हम बेइंतहा कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं, इस मतलब विनाश किए जा रहे हैं नदी के, जहां देखिए आप कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उनको रोकना होगा। और ये काम जो है गवर्नमेंट की मशीनरी का है, कि गवर्नमेंट को करना होगा कि आपको नदी को बहुत ही सीरियसली लेना होगा। अगर हम आज नहीं संभले तो बहुत बड़ा जो है, हम बहुत ही ज्यादा मतलब एक अंधकार की तरफ जा रहे हैं। कि हमने लास्ट ईयर देखा था 2023 में, किस तरह यमुना में बाढ़ आई थी तो सब बह गया था, बोल रहे थे यमुना ने अपना जगह पा लिया। तो हम्म। जो हम कह रहे हैं कि आप जगह छोड़ दीजिए, नदी का फ्लो, नदी के पानी को बहने दीजिए, नदी खुद को खुद बचा लेगी, बस हम नदी को डिस्टर्ब ना करें। जी सर। हाँ सचिन जी, आपका क्या कहना है? आपने क्योंकि बहुत दिन से देख रहे हैं, और मेरा ये अपना एक आपके स्टेटमेंट से पहले मैं एक बात कहता हूँ कि नदी के दोनों तरफ अगर ग्रीन बेल्ट डेवलप होगी और वहां पे किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन अलाउ ना होगा,
तो मुझे लगता है कि वो वॉकवे भी बन सकता है, मॉर्निंग वॉक के लिए लोगों के लिए रहेगा, और वो पर्यटन बहुत स्थल कुछ। के रूप में साथ में नदी को स्वच्छ रखने में भी सहायक सिद्ध होगा। तो इस तरह का प्रयास हाँ, अगर किया मैं जाए और इस तरह बताऊं। का प्लान किया जाए, सचिन जी। जी, बहुत अच्छी बात है, बट मैंने भी कुछ दिन देखा था हिंडन के रिवर के आसपास की जो थी, गवर्नमेंट ने रजिस्ट्री रोकी हुई थी और गवर्नमेंट ने खुद ही अलाउ कराया कि अब आप रजिस्ट्री कराइए। तो अब सबसे बड़ा तो फेलियर यहाँ पे है कि पहले गवर्नमेंट रोकती है कि आप लोगों को भाई यहाँ रजिस्ट्री नहीं कराना है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, और खुद रजिस्ट्री अलाउ करके मतलब क्या संदेश देना चाहती है कि वो लोगों के हित के लिए काम कर रही है। सबसे बड़ा इशू ये होता है कि औद्योगिक जो कचरा है हमारा, उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अब डायरेक्टली अनऑथराइज सीवेज इतना सारा डायरेक्ट मिलाई दिया जा रहा है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल, दोनों की निगरानी होती है, उसके बावजूद भी अगर किसी नदी को गंदा हो रहा है तो इस जिम्मेवारी तो सरकार को ही उठानी होगी, हम्म, क्योंकि सरकारों के हाथ में सब कुछ है। जब एक रात में नोटबंदी जैसे बड़े कदम उठाए जा सकते हैं, तो जो हम्म, मानव के जो जीवन रेखा है, जो नदियां हैं जिनको हम माँ मानते हैं, कहने के लिए माँ मानते हैं, बट माँ के आंचल को इस तरह से मैला कर देते हैं कि खड़े भी नहीं हो सकते उसके पास। वो हम्म, देश हमसे बहुत अच्छा है। माँ को, नदी को नदी ही माने, माँ मत माने, क्योंकि हम्म, वो देश बहुत अच्छे हैं यहाँ से, जो नदी को सिर्फ नदी की ही संज्ञा देते हैं। हम्म, सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि वृक्षारोपण, नदी के आसपास की जो पहले आप बता रहे थे खेत होते थे, हरियाली होती थी, वृक्षारोपण होता था। आजकल तो आप देख सकते हो कितने सारे केमिकल वाली चीजें यूज होती हैं, और वो पानी जिसके वापस नदी में ही मिल जाता है। तो एक बड़ा कारण जो नदियों में रसायन का मिलना, खेती भी है। दूसरा हम्म, सबसे बड़ा जो सामुदायिक जागरूकता होनी चाहिए। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग अपने विकास की धुन में इतना आगे बढ़ चुके हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी, मेरे जनजीवन से दूसरे क्या पड़ रहा है। प्रकृति से उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ आना है, जाना है, अपना कमाना है। हम्म, समाज में क्या हो रहा है, क्या बढ़ रहा है, क्या क्या घट रहा है, उससे कोई भी उनको सरोकार नहीं है। लोगों हम्म, को पहले अपनी ये समझना पड़े, कम से कम एटलीस्ट सप्ताह में 2 घंटे का समय प्रकृति या फिर उस समाज के लिए निकालना होगा जिसमें वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम्म, तीसरी सबसे बड़ी बात वो बांधों वाली बात बताइए, क्योंकि बांधों का रोग का सबसे बड़ा विनाश का कारण बांध है, क्योंकि जो नदी का फ्लो रुकता है, तो अपने आप देखा कि गंदगी होना, बीओडी, सीओडी और ये दुनिया भर के जो वैज्ञानिक कारण है, कहीं ना कहीं बांध भी फ्लोट करते हैं। हम्म, और सबसे बड़ी दिक्कत तो जलवायु परिवर्तन की, आप देख ही सकते हैं कि जलवायु भी किस तरह से चेंज होती जा रही है नदी के आसपास का एरिया। पहले क्या हम्म, होता है, हरियाली होती थी, तो जो आप जहाँ देखेंगे जहाँ ग्रीनरी होती है वहां का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, हम्म, और जो ग्रीन एरिया जहाँ नहीं होता वहां का टेम्परेचर हमेशा गर्म और अजीब ही तरह का होता है। तो हम्म, बहुत से ऐसे कारण हैं कि गवर्नमेंट को और नागरिकों को मिलकर ये काम करना होगा, तभी नदी बची जा सकती है। क्योंकि तो साइंटिफिक कारण तो बहुत होते हैं, क्योंकि आम जन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना बीओडी, क्या सीओडी है, क्या है। ये उनका हम्म, काम नहीं है आम नागरिकों का। आम नागरिकों को सिर्फ ये 3 चीजें चाहिए। उनको निर्मल चाहिए, जो कि सरकार का काम है, उनको स्वच्छ जल देने का। स्वच्छ शुद्ध हवा चाहिए, जो कि वो भी सरकार का काम है कि किसी भी तरह का एयर पॉल्यूशन ना हो, और वो है तो उनको रोका जाए। और सबसे हम्म, बड़ी दिक्कत, आप बड़े बड़े लैंडफिल्स देख रहे हैं, जल थल प्रदूषण, वो भी सरकार का ही काम है, बट उसमें आम नागरिकों का भी उतना ही सहयोग है जितना वो कम कर सकते हैं। हम्म, तो बस इसी आशा के साथ कि आम नागरिक अपनी जिम्मेवारी निभाए और सरकार को सहयोग करें, और सबसे बड़ी बात, अगर सरकारें वो काम नहीं कर रही हैं तो उनके हम्म, खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि जब हम्म, तक आप अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तब तक सरकारें आपको वो चीजें नहीं देंगी। क्योंकि वोट हम्म, बैंक की राजनीति होती है। जब कभी इलेक्शन का टाइम होता है तो आपकी सारी मांगे सरकार कहेगी हाँ हम सब पूरी करेंगे, बट इन जो रियली जो चीजें जरूरत होती है, जिनसे आम जीवन चलता है, जो जीवन की रूपरेखाएं, आम इंसान को उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि नदी से कोई मतलब नहीं है। उनको ये नहीं पता कि इन्फेक्टेड वो हो रहे हैं, कैसे किस तरह से हेल्थ के इश्यूज उठ रहे हैं। नदी के आसपास की सारी बेल्ट के जो आसपास का एरिया है सब बीमार पड़ रहे हैं। कितना बड़ा हम्म, जैविक हथियार के रूप में लोग इसको काम कर रहे हैं। हम्म, सबसे बड़ा आप खतरनाक, आप चेक करेंगे ना, एक तरह का बायो वेपन की तरह यूज हो रही है नदियां। हम्म, क्योंकि जो नदियां हमारी 20-25 साल पहले तक बिल्कुल केमिकल फ्री होती थी, बिल्कुल भी रसायन नहीं होता था, और लोग डायरेक्टली चुड्डू भर के पानी पीते थे। हम्म, और आज आप उस नदी के पास में खड़े होने में भी शर्माते हैं। आपकी आंखों में इतनी जलन होने लगती है कि आप 10 मिनट भी नहीं रुक सकते। हम्म, पंकज भाई के लंग्स तक खराब हो चुके हैं इस नदी के चक्कर में, यमुना नदी के चक्कर में। कई हाँ, बार आइसोलेट हो चुके हैं घर में, और कई बार हॉस्पिटल में भी एडमिट हुए हैं। हम्म, तो लोगों को समझना होगा। और सबसे मेरी तक सबसे कहने की बात एक ये है, प्रकृति के आप पास जाइए, क्योंकि आप घरों से, ये टीवी मीडिया से कुछ रियलिटी कभी नहीं पता लगी। आप हम्म, नदी के पास जाकर देखें, तब आपको भयानक उसकी सच्चाई पता लगेगी कि हाँ, नदी अब मरणासन पे है। जो कभी जीवंत का दर्जा, उसको दर्जा दिया गया था, और वो पूरी तरह से मर चुकी है। जो यमुना नदी है वो तो पूर्ण रूप से नाला बन चुकी है। हम्म। तो आज की हम्म। चर्चा में हमने यमुना पर बात की, और यमुना नदी
एक जीवनदायिनी है देश की, और यमुनोत्री से लेकर प्रयाग तक जाती है। और आज की इस चर्चा में एक बात मेरे दिमाग में भी आई, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ कि जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और साथ में मथुरा है जहां से होकर यमुना गुजरती है। तो जेवर और मथुरा के बीच में जो यमुना का स्वरूप है, उस स्वरूप को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, और वो पूरे देश में एक मॉडल के रूप में अगर डेवलप होगा तो मुझे लगता है उससे दिल्ली भी सबक लेगी। उत्तर प्रदेश सरकार को इस संदर्भ में गंभीरता से विचार करना चाहिए। आज की चर्चा में आपने हिस्सा लिया, आप दोनों का, मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन जी और पंकज जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नोएडा खबर के माध्यम से हम चाहेंगे कि ये सारी चीजें लोग समझे, और कम से कम प्रकृति के पास एक बार, सप्ताह में एक बार जरूर समय निकालें। जरूरी नहीं कि आपको अपना नदी पे ही आना है, आप अपने घर जी के आसपास का पर्यावरण भी देखें। बिल्कुल धन्यवाद। नमस्कार।